Hello everyone, this is Tarun Kapoor. Welcome back to Azure Imprints. So today we will start the PULLB 2017 last year polity MCQs. You can also follow my other playlist on the channel of Indian Polity, the legal current affairs series, and the current affair and the DULLB previous year polity questions and the BHU questions. And you can also use the mock test series which I have posted on the channel of Constitution, Contract, Tort, and IPC. So you can also follow us on the Azure Prints by Tarun Kapoor, the Facebook page, and the Azure Prints, the Instagram link, and the Telegram. Basically, the group you can join us for the updates. And at the rate Azure Print is the Twitter handle. Links are given in the description in the comment section. So the first question is, when a bill is presented sent to the president for the second time by the parliament for his assent, A, he has to sign, he or she. B, can send to the Rajya Sabha. C, can send back to the Lok Sabha for reconsideration. D, can send to Supreme Court for advice. द करेक्ट आंसर इज कि उन्हें साइन करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारे देश में हमारे प्रेसिडेंट के पास सस्पेंसिव विटो है, मगर वो सस्पेंसिव विटो एक बार दोबारा से जब उस बिल को पास कर देंगे तो द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव द असेंट टू द बिल ताकि वो एक्ट बन सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया. इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है? डू रिमेंबर दिस. ए, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Second, he holds the office during the pleasure of the president. C, he can be removed by the impeachment by parliament. D, he should not be member of either house. The correct answer is obviously he can be removed by the incorrect is the impeachment by the parliament. कैसे? बिकॉज वो हमारे प्रेसिडेंट के प्लेजर से जब वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तो हाउ कैन द पार्लियामेंट कैन रिमूव, तो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, सी इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट्यूटरी बॉडी? नेशनल विमेन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. तो ये क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया गया है. अब नेशनल विमेन कमीशन आपको पता है कि स्टेट्यूटरी बॉडी है, दैट इज़ करेक्ट, तो ये तो नहीं होगा. अब सफाई कर्मचारी इज़ नॉट अ स्टेट्यूटरी बॉडी. ठीक है, तो अब ये वैसे इसमें आंसर की में यही मेंशन किया गया था सफाई कर्मचारी, मगर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो आंसर तो बी सी डी तीनों हो सकते हैं. ठीक है, मगर उन्होंने बी को करेक्ट बता रखा है आंसर की में. सो द बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो 2018 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है अंडर आर्टिकल 338 बी. ठीक है, 338 बी के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया. डू रिमेंबर दिस फैक्ट. ठीक है, और कौन सा वो अमेंडमेंट बिल था? अमेंडमेंट बिल 10123. ठीक है, और वो एक्ट कौन सा था जिससे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? वो है हमारा 102. ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरमैन, हिज चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई, प्राइम मिनिस्टर. द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, नीति आयोग जो पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन, अब उसे क्या बदल के कर दिया एनडीए गवर्नमेंट ने? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है, तो ये हमारी फुल फॉर्म है नीति आयोग की. अब ये क्या है? थिंक टैंक है. पहले ये किस तरीके से काम करती थी? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह काम करती थी, मगर अब ये थिंक टैंक है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, no citizen shall be denied admission into the government aided educational institutions on grounds of A, religion and belief, B, sex, C, race, caste or creed, D, religion, race, caste, language or any of them. obviously चारों grounds mention है 29 के अंदर. डू रिमेंबर दिस फैक्ट. हम जब हम बात करते हैं कि हमारे जो कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हैं 29 एंड 30, जो हम तो दो तरह की माइनॉरिटीज़ के हमारे में बात हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़. ओके, और जो हमारा आर्टिकल 30 है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द माइनॉरिटीज़, मगर 29 है इज़ अ जनरल राइट. जनरल मतलब हर किसी के लिए है ये, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए. आर्टिकल 30 ही है सिर्फ जो माइनॉरिटीज़ के लिए है एक्सक्लूसिवली. नेक्स्ट है, रिट्स कैन बी इशूड बाय सेशंस कोर्ट, बाय द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बी एन सी. ऑब्वियसली सभी को पता होगा रिट्स बी और सी दोनों इशू कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 है जो हमारा, और जो हमारा हाई कोर्ट के पास भी है अधिकार रिट्स को जारी करने का. ठीक है,
और हम इसमें बेसिकली दो राइट्स आपने याद रखने हैं, आर्टिकल 32 टू 26 जो है हमारा, कि जब हम हाई कोर्ट के जो है हमारी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 226, डू रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो, एंड आर्टिकल 32 इज़ अ फंडामेंटल राइट। ओके, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मे सिट एट अदर प्लेसेस अदर देन दिल्ली विद द अप्रूवल ऑफ। अब कहाँ पर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की सीट? हमारा ये आर्टिकल 130 में बात करी गई है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली चीफ जस्टिस होंगे और विद द बेसिकली अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो साथ साथ में, तो चीफ जस्टिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इन इंडिया द रिकग्नाइजेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय एमपी और एमएलए, लॉ कमीशन, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन रिकग्नाइजेशन देती है। रिकग्नाइजेशन मतलब कि एक पार्टी लोकल पार्टी है, स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है, वो कुछ क्राइटेरियाज मेंशन है कि उसकी इतनी मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स होंगी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो इलेक्शन कमीशन करता है। नेक्स्ट है, स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम if the house passes a resolution to that effect, if the house and prime ministers both agree, and if the both houses pass a resolution। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर है कि जब हाउस रेजोल्यूशन पास कर देता है, बिकॉज चुनते कौन है उन्हें, हमारे इलेक्ट कौन करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स ही, हाउस ऑफ पीपल के। सिमिलरली रिमूव भी वही करते हैं। ठीक है, डू रिमेंबर दिस फैक्ट। उसके बाद, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज नेशनल एंथम केस? ए नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सी बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, डी एस पी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे या प्रेसिडेंट हैं, एडवोकेट जनरल हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? द करेक्ट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू वर्क इन इंडिया हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ और नन ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। देखिए, अब यहाँ पर आप पजल हो रहे होंगे। अब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में लिखा है टू सिक्योर राइट टू वर्क। ठीक है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ एनी फिजिकल डिसेबिलिटी, इस तरीके से कुछ प्रोविज़न है। तो वो प्रोविज़न सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो स्टेट को कह रहा है कि आपको फॉलो करना चाहिए वाइल मेकिंग द लॉज टू सिक्योर, मगर वहाँ अधिकार नहीं दिया जा रहा है, और वैसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं हैं। तो राइट टू वर्क कहीं पे भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, in India the person can be member of state council of ministers without being a member of state legislature. A maximum period for 12 months, maximum period for 9 months, maximum period of 6 months, maximum period of 3 months। द करेक्ट आंसर इसकी 6 महीने तक ही होता है, यह आपका प्रोविज़न है। जैसे हमारे, अब आपको लेटेस्ट एग्जांपल दें तो अभी उद्धव ठाकरे का 6 महीने के अंदर उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना था, तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करेगी जल्दी से, अदरवाइज़ वो चीफ मिनिस्टर की जो उनकी पोस्ट थी उनको छोड़नी पड़ती। ठीक है, तो ही हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ स्टेट बेसिकली लेजिस्लेचर। ठीक है, विद इन 6 मंथ्स, और यही हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी चलता है। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पोजिशन सिमिलर टू ब्रिटिश क्वीन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, जर्मन काउंसिल चांसलर, यूके प्राइम मिनिस्टर। द करेक्ट आंसर इज ब्रिटिश क्वीन की तरह होता है, और वाइस प्रेसिडेंट का साथ साथ में हम याद करेंगे तो हमारा होता है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तरह, हमारी सिमिलर वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया में। नेक्स्ट है, इन इंडिया द यूनियन कैबिनेट मीन्स सेक्रेटेरिएट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली सभी को पता होगा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। Next is secularism in the Indian context means a religion is an individual's private concern, obviously है। Citizens are not subject to discrimination on grounds of religion, ये भी correct है, and the religious institutions can propagate their religion, so all of the above is the correct answer। Next है हमारा, the Constitution Assembly of India was formed under the provisions of A Amendment of India Act, Rowlatt Act, कैबिनेट मिशन प्लान और क्रिप्स मिशन। द करेक्ट आंसर इस कैबिनेट मिशन के अंदर ही हुआ था। ठीक है, और आपसे इस तरह का इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है विच आई हैव सीन, इसकी जो डोमिनियन इंडिया की बात सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने किसके अंदर रखी थी, वो क्रिप्स मिशन के अंदर रखी थी डोमिनियन इंडिया की बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द नेम ऑफ द कंट्री इज़ हिंदुस्तान, इंडिया, भारत,
दैट इज़ अंगवर्थ। द करेक्ट आंसर इज देखिए अब इसमें आंसर की में भारत लिखा है, मगर आई थिंक आंसर कैन बी बोथ ऑफ दैम, इंडिया भी, बिकॉज हमारे आर्टिकल 1 में लिखा है द इंडिया दैट इज़ भारत। ओके, सो भारत इज़ द करेक्ट आंसर, पहले आपको प्रायोरिटी यही देनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? 55, 58, 65 और 60। द करेक्ट आंसर इज 65, और हाई कोर्ट के जजेस की क्या होती है? 62। नेक्स्ट इज हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सभी को पता है प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म ऑफ लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? देखिए लोअर हाउस का लोकसभा है, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 4 ईयर्स और 7 ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज़ 5 ईयर्स, सभी को पता है। और राज्यसभा का कितना होता है? जो हमारा अपर हाउस होता है वो उसका होता है 6 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज कि किस किस मैटर्स में एपेलेट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की? सिविल, क्रिमिनल, बोथ, नन ऑफ दीज, दोनों में है, ठीक है। और हम सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट जुरिस्डिक्शन तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी है, सिविल में भी है, क्रिमिनल में भी है, एपेलेट बाय स्पेशल अपील जो हमारी स्पेशल लीव पिटीशन है वो भी है, ठीक है। तो 4 मैटर्स हैं। मगर हाई कोर्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखना है कि जब भी कोई एडिशनल सेशन जज या सेशन जज डेथ सेंटेंस देता है तो वो ये हमारा क्रिमिनल एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में आता है कि वो डेथ सेंटेंस कौन कंफर्म करता है? हाई कोर्ट कंफर्म करता है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। डू रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम इन द LLB एंट्रेंसेस। नेक्स्ट is which of the following is not provided under Indian Constitution? Right to equality, right to strike, right against exploitation, right to freedom of religion। तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा द करेक्ट आंसर इज राइट टू स्ट्राइक, बाकी सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द इलेक्शन कमीशन? फिक्सिंग द डेट्स ऑफ इलेक्शन, ठीक है, मेंटेनिंग फेयरनेस इन इलेक्शंस, अलॉटमेंट ऑफ पार्टी सिंबल्स, डिसीजंस ऑफ केसेस वेयर द इलेक्शंस ऑफ राइवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखिए जो लास्ट है ये दिस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जब भी डिस्प्यूट्स होंगे तो वो हमारा इलेक्शन कमीशन हैंडल नहीं करता है। डिसीजन ऑफ केसेस बट द इलेक्शन ऑफ राइवल ऑफ, तो द फर्स्ट 3 फंक्शंस आर ओनली परफॉर्म बाय द इलेक्शन कमीशन, जैसे डेट्स फिक्स करना, फेयरनेस को देखना, ठीक है, और कि कोई बूथ कैप्चरिंग तो नहीं कर रहा है, या अलॉटमेंट सिंबल्स की जैसा आपको बताया है, या उनको रिकॉग्नाइजेशन, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। नेक्स्ट है हमारा द इंडियन प्रेसिडेंट पावर्स टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और क्वासी जुडिशियल पावर। द करेक्ट आंसर इज लेजिस्लेटिव पावर। अब ऑर्डिनेंस पावर जो है वो 1, 2, 3 आर्टिकल 1, 2, 3 में है, गवर्नर की बात करेंगे तो 2, 1, 3 में है। अब व्हाट आर द अदर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हाउसेस जो सामन करते हैं, सिटिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, लोकसभा के मेंबर्स जो एंग्लो इंडियन हैं उनको, जो कि अब वो अब आगे इसको बढ़ाया नहीं गया है, ठीक है, और जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको देखना, उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो अदर जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनके पास, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है द हु हैज़ द पावर्स टू समन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, ठीक है। अब समन किसको कौन करता है? अभी हमने बताया है स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द सिटीजनशिप इज लॉस्ट बाय इनुंसिएशन, डेप्रीवेशन, टर्मिनेशन, ऑल ऑफ दिस। देखिए द करेक्ट आंसर इज इसमें करेक्ट डेप्रीवेशन भी होता है, टर्मिनेशन भी होता है, ठीक है, मगर इसमें आंसर की में डेप्रीवेशन ही लिखा है। तो जब इधर रेनन्सिएशन होता है तो 3 मेथड्स होते हैं, रेनन्सिएशन, डेप्रीवेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। सो हम इसमें ऑल ऑफ दिस करते हैं, मगर अब इसमें डेप्रीवेशन तो डेप्रीवेशन ही करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स? दिल्ली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी, नन ऑफ दिस। सभी को पता है दिल्ली इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी अब जिसकी खुद की हाई कोर्ट है, ठीक है, मगर अब जम्मू एंड कश्मीर की भी है, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट लॉ इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट लॉ में कन्फ्लिक्ट होगा तो स्टेट लॉ प्रिवेल होगी या कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल होगा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल होगा, स्टेट लॉ वॉइड हो जाएगी, नन ऑफ द, ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है एजुकेशन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज कॉन्करेंट लिस्ट में है एजुकेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोरोना की वजह से न्यूज़ में चल रहा है, तो मे बी क्वेश्चन विल बी देयर इन योर एग्जाम। तो
अब कंकरेंट लिस्ट में अब जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है आपको याद रखने हैं, सेंट्रल जिसमें सेंट्रल लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है। अब कॉन्करेंट में जैसे सिविल प्रोसीजर है या क्रिमिनल प्रोसीजर है, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन, ठीक है, तो दीज आर द मैटर्स विच कम्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन is through which amendment of Indian Constitution the anti-defection law was introduced? 51, 53rd, 55, 52nd. The correct answer is 52nd. कौन सा स्केड्यूल है, 10th स्केड्यूल है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि जो एंटी डिफैक्शन लॉ से रिलेटेड जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो लोकसभा का के अंदर स्पीकर का होता है, राज्यसभा के अंदर चेयरमैन का होता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे कहते हैं। और जो उनका डिसीजन है विद रिगार्ड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट वो जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। So these are the questions of 2017 of PULLB. So if you like my videos, please do like, comment and share my videos to your friends, and do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon so that you can get the notifications automatically. Thank you so much. Hope to see you all in the next session.